नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हमने भाग 17 पे परिचर्चा की थी। आज भाग 18 पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना महत्वपूर्ण है कि खन्ना की पत्नी कौन थी? गोविंदी थी। और जो गोविंदी और खन्ना में है, कभी पटती नहीं है। ये आपस में पति पत्नी है, पर इनकी आपस में बनती नहीं है मालती को लेकर, क्योंकि खन्ना जो है मालती के पीछे रहते हैं और ये बात गोविंदी को पसंद नहीं है। तो आपस में बहुत झगड़ा होता है। उसके बाद जो है गोविंदी अपना घर छोड़ के चली जाती हैं और उसके बाद इनकी हजरतगंज में इनकी मुलाकात जो है वो किससे होती है? मिस्टर मेहता से होती है। आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मिस्टर मेहता को मालती पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि आप मालती से शादी क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहते हैं कि आप जैसे गुण मालती में नहीं है, क्योंकि मालती जो चाहती है, मैं जो स्त्री में गुण रूप और अपना सब कुछ देखना चाहता हूँ, वो चीज़ मालती में नहीं है, इसीलिए मैं मालती से शादी नहीं कर सकता। उसके बाद आपस में ये लोग अपनी बातें करते रहते हैं। देखो, यहाँ से इनकी जो है गोविंदी और मेहता की बातचीत शुरू होती है। यहाँ से है गोविंदी और मेहता की बात शुरू होती है। उन्होंने हजरतगंज में गोविंदी ने हजरतगंज में मालती और खन्ना को पास साथ में आते हुए सामने से देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसके बाद आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बहुत बड़ी सहानुभूति थी। वो ये सोचती थी कि जो खन्ना है ये कभी मेरी बात मानता नहीं, एक मालती ही है जो अपनी उंगलियों पे खन्ना को नचाती है। इसी तरह से वो उसके प्रति सहानुभूति रखती है। और उसके बाद यहाँ से मेहता से इनकी गोविंदी की मुलाकात होती है। मेहता समीप आकर विस्मय से पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गई हैं? उसके बाद मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात ना चलाइए, धोबी का गुत्ता न घर का न घाट का। ये महत्वपूर्ण है। ये बात कौन कहता है? मेहता कहता है। बच्चे को चुप करा दूं, क्योंकि जो बच्चा था वो रो रहा था गोविंदी का। उसके बाद इसमें कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम 19वें भाग पर चर्चा करते हैं शुरू। और उसके बाद गोविंदी मेहता जो हैं बहुत समझाते हैं कि अपने बच्चों के प्रति तुम्हें प्रेम भाव है तो आप अपने घर वापस लौट जाइए, किसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ही वापस लौट जाइए। और गोविंदी जो हैं अपने मातृ प्रेम के लिए घर वापस आ जाती हैं अपने बच्चों के लिए। तो 19 भाग की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है। क्या है? हाथा क्लब। कचहरी भी है, आखड़ा भी है। क्या क्या है? हाथा क्लब है, कचहरी है, आखड़ा है। और दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया। यहाँ नित्य 150 आदमी जो थे वो लड़ते थे और जुटते थे। मिर्जा जी उनके साथ जोर करते थे। मोहल्ले की पंचायत भी यहीं होती थी। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े यहीं चुकाए जाते थे, यानी यहीं उनका फैसला होता था। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र था। राजनीतिक आंदोलन का भी आए दिन सभाएं होती रहती थी। यहीं स्वयं सेवक टिकते थे, यहीं उनके प्रोग्राम बनते थे।
यही से नगर का राजनीतिक संचालन होता था। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस की कमेटी की सभानेत्री भी चुन ली गई थी। मालती जो थी किसकी सभानेत्री थी? कांग्रेस पार्टी की सभानेत्री चुन ली गई थी। तब से इस स्थान की और ज्यादा रौनक बढ़ गई थी। उसके बाद गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया था। गोबर भी वहीं रहता था। वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है, क्योंकि पहले वो जो था ग्रामीण युवक था, अब वो ग्रामीण युवक नहीं रह गया। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ समझने लगा। मूल में वह अभी देहाती है। पैसे की दांत से पकड़ता है, पैसे को हमेशा दांत से पकड़ता है, यानी एकदम अपने मजबूत इरादे से पकड़ता है। स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से कभी नहीं चुराता। कभी जी नहीं चुराता था परिश्रम करने से, ना कभी हिम्मत हारता। लेकिन शहर की हवा उसे लग गई थी। उसने पहले महीने में तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से पैसे बचा लिए। फिर कचालू और मटर और दही बड़े के चोखे लगाने लगा। देखो ये महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जा सकता है कि गोबर ने कौन कौन से काम किए। फिर कचालू और मटर की दही बड़े की चोखे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल ली। लेन देन में खरा था, इसीलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी, यानी बंद करके गरम चाय पिलाने लगा। अब उसका रोजाना आमदनी 2.5 रुपए से 3 रुपए से कम नहीं थी। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल भी कटवा लिए थे। महीन धोती और पंप शू पहनता था। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का तो शौकीन था। सभाओं में भी आने जाने लगा, जहाँ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला और राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा। सामाजिक रूढ़िवादियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसे बहुत कम रह गया था। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया। जिस बात में पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह बल्कि उससे भी कई निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं, और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा था। वह माता पिता को पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। ये बात गोबर अपने माता पिता के प्रति सोचता है। दादा को तुरंत गया करने और उसकी अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब्बा छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एक्के वाले गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार भी देने लगा था गोबर। इस 10-11 महीने में उसने अपनी मेहनत और किफायत पुरुषार्थ से अपना स्थान भी बना लिया था। अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा था। तीसरे पहर का समय हुआ। वह सड़क के नल पर नहाकर आया और शाम के लिए आलू उबाल रहा था। तभी मिर्जा खुर्शीद आते हैं उसके द्वार पर, और गोबर अब उनका नौकर नहीं रहा है, अब वो खुद की दुकान करता है। तो उसने कहा कि जान देने को तैयार रहता हूँ मालिक, आप हुक्म कीजिए सरकार। मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो दे दो। दिन में, क्योंकि मिर्जा तो थे शराब के शौकीन थे, अगर उनको शराब नहीं मिलती थी तो उनका ऐसे लगता था कि मेरा जीना व्यर्थ है। गोबर ने इसके पहले 2-3 बार मिर्जा को रुपए दिए थे, लेकिन अब तक वसूल नहीं कर पाया था, ना ही तकाजा करता था। उसके बाद मिर्जा जी रुपए लेकर देना ना जानते थे। उसके हाथ में रुपए टिकते भी ना थे। इधर आए और उधर गायब हो गए। मैं रुपए ना दूंगा, मेरे पास नहीं है। ये बात कौन कहता है? गोबर कहता है मिर्जा से। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ ज्यादा फायदा होता है? मिर्जा ने कोठरी के
अंदर जो खाट पड़ी थी उस पे आते बैठते हुए कहा, तुम समझाते हो, मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपये के लिए मत डरो, मैं तुम्हारी एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास रुपए नहीं है और 2 रुपए भी नहीं है। मिर्जा कहते हैं कि चाहो तो मेरी अंगूठी जो है गिरवी रख लो। गोबर का मन ललचा उठता है, मगर कैसे बात बदल दे, क्योंकि उसके पास पैसे थे, वो पहले से ही देना नहीं चाहता था। तो वो कहता है, मालिक रुपए होते तो दे देता, अंगूठी की कोई बात नहीं है। उसके बाद मिर्जा ने अपने स्वरों में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई कि चाहे भीख मांगनी पड़े पर इसे नहीं छोड़ूंगा। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब नाराज होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितनी ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों ही की गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे में वह मिलना भी ना पसंद करते थे। उन्होंने ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिसने जिसने वहां समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की निगाह कोई कद्र ना थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काया हो गया था और पैसे जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था कि जिस कोठरी में रहता था वह मिर्जा साहब ने इसे दी थी। इस कोठरी का कभी किराया भी नहीं लिया था। उसके बाद आसानी से 5 रुपया मिल सकता था, लेकिन मिर्जा जो थे गोबर से रुपया नहीं लेते थे। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता था, लेकिन मिर्जा ने ना ही कभी किराया मांगा, ना उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया मिल सकता है। थोड़ी देर में इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था। क्या नाम था इक्के वाले का? अलादीन। सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी, उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना रुपया ब्याज पर दे दिया। उसके बाद वह भी वहां से चला गया। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी? अलादीन जो था बीड़ी जलाते हुए बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है, क्योंकि अलादीन जो है उसे सलाह देता है कि अब जाके अपनी बीवी को तुम यहाँ पे ले आओ और उसको भी अपने साथ रखो। खुदा कसम, जब मैं अकेला रहता था तो चाहे कितना भी कमाऊं, खा पीकर सब बराबर रहता था। बीड़ी तम्बाकू भी पैसा ना रहता। उस पर हैरानी, थके मादे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया था। जब से घर वाली आई, उसी की कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम ना मिला तो जिंदगी की गरज हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितने देर में तुम आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले वो चाय बेच लेगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पाँव भी दबा देगी और सारी तखान भी मिट जाएगी। गोबर के मन में विचार आता है, क्यों ना मैं झुनिया को लाकर यहीं रखूंगा। तो वह घर चलने की तुरंत ही तैयारी कर देता था, मगर होली का समय था, इसीलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपाण लोगों ने उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने को एक प्रवृत्ति होती है, और होरी जो है वो जाने के लिए तैयार होता है। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था जो मैं अपने घर के लिए कुछ ले जा सकूं। उसके बाद वहां माँ, बहनों और झुनिया
सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के लिए एक धोती, एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी और एक जोड़ा कप चप्पल, रूपा के लिए जापानी गुड़िया और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर, आईना सब होगा। बच्चे के लिए एक टॉप और फ्रॉक जो बाजार में बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गईं, बिस्तर भी बन गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि गोबर अपने घर जा रहा है। कई मर्द और औरतें उसे विदा करने भी आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पे छोड़ता हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौट आऊंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, भैया घर जा रहे तो अपनी मेहरिया को भी साथ में लिए आना, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। उसके बाद गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, सभी के मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन को नवाज को उठा बैठी कहता, अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखेरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक देश का नाम भी ना था। गोबर घर जा रहा था, सब उसी हंसी खुशी विदा करने आए। तभी भूरे इक्का लेकर आया गया। सब अभी दिन भर का धमा मार कर आया था। खबर मिली कि गोबर जा रहा है तो इक्का फेर कर घोड़े ने आपत्ति की, पर उसे चाबुक लगा है। गोबर ने इक्के पर सामान रखा। इक्का बड़ा पहुंचाने वाले गली की मोड़ तक पहुंचाने आए। तब तक गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का जो था सरपटा दौड़ा जा रहा था। सरपट गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था और उड़ा चला जा रहा था। बात की बाद में स्टेशन भी आ गया। उसके बाद गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया निकालकर इक्के वाले की तरफ भूरे की तरफ बढ़ाया, तो घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना, ये बात गोबर कहता है। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार की आंखों से देखा उसे। कहा, तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां मैं खून गिराने को तैयार हुई। इतना छोटा दिल नहीं है पाया, और ले भी लो तो घर वाली मुझे जीते जी ना छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।